अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ICS पार्ट 2 सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर इट। तो हमारे पास जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन 1, डिफाइन प्रोग्राम। क्या होता है जी प्रोग्राम? अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर को देते हैं और फिर वो उन पर वर्क करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है और वही प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये लाजमी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, बिल्कुल इस तरह एक आम लैंग्वेज में उर्दू है। उर्दू में कुछ ज़ख़ीरे अल्फाज होते हैं जो आपके हरूफ तहजी, इसी तरह इंग्लिश में कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी कुछ आपको पहले से ही कुछ सिंबल्स और वर्ड डिफाइन कर दिए जाते हैं। उन्हीं में रहकर आपने तमाम प्रोग्रामिंग करनी होती है और ये ज़्यादा नहीं होते, चंद एक होते हैं आपके 31, 32, 33, इस तरह से 30 या फिर 35 कीवर्ड्स हैं। उन्हीं में रहकर आपने हर प्रोग्राम बनाना होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये एक मीडियम है, एक आप इसमें एक मीन्स है, मीन्स कहते हैं जरिया, कि ये कम्युनिकेशन का जरिया है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। आप लैंग्वेज के जरिए कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु डेवलप्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स? A person who develops computer programs is called a programmer। जो इंसान, जो बंदा कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहा होता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामर डेवलप्स प्रोग्राम्स टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोग्रामर जो प्रोग्राम डेवलप करता है और वो प्रोग्राम बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो है जारी होती है कंप्यूटर को और फिर वो उसको प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है उसको लो लेवल प्रोग्रामिंग में और फिर वो अब बाद में एग्जीक्यूट होता है। और इसके लिए प्रोग्रामर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टूल यूज कर रहा होता है। नेक्स्ट है, राइट 2 मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 मेन कैटेगरीज हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद है क्वेश्चन 6, डिफाइन लो लेवल लैंग्वेज। क्या होती है लो लेवल लैंग्वेज? ऐसी लैंग्वेज जो हार्डवेयर से करीब है, लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन यानी ह्यूमन से दूर है मगर हार्डवेयर से क्लोज है, इसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 7, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज भी एक तरह की लो लेवल लैंग्वेज ही होती है, बस ये है कि वन स्टेप हायर, इट इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप इसका अप है। In assembly language, machine instructions are replaced with English-like words known as mnemonics। देखें आपकी जो है ना, मैं यहाँ चलिए बताता चलूँ। एक आपकी होती है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो कि मशीन लैंग्वेज उसको कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। उसके बाद फिर आ जाती है आपकी 2 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज जो कि असेंबली है आपकी, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कौन सी है? सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। तो ये एक स्टेप अप हो गई आपकी मशीन से। मशीन में होते हैं 1 और 0, इस तरह की चीज होती हैं। असेंबली में आपके सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐड के लिए मैं AD यूज कर लूँ, ठीक है, ये एक सिंबल हो गया। सब्ट्रैक्ट के लिए मैं SB यूज कर लूँ तो ये दूसरा सिंबल हो गया। तो इसमें से आप सिंबल्स यूज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें बाकायदा सब्ट्रैक्ट का पूरा वर्ड आप लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट A and B, ठीक है, पूरा आप लिखते हैं। तो थर्ड जनरेशन इज मोर फ्रेंडली टू यूजर और यूजर जो हैं या प्रोग्रामर इसको इजीली समझ सकते हैं, इसके सिंटैक्स को, और इसको लर्न करना भी आसान है। राइट जी, व्हाट इज, अच्छा यहाँ पर तो असेंबली में तो ये जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स है ना, ये वाले, इनको हम कहते हैं निमोनिक्स, ठीक है जी। एम इसका साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमन बीइंग से क्लोज है मगर हार्डवेयर से दूर है। द इंस्ट्रक्शन इन दीज लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज सच एज इनपुट एंड प्रिंट। तो इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह से वर्ड्स होते हैं और आप इनपुट, फॉर एग्जांपल इनपुट के लिए आप इनपुट दे सकते हो या फिर स्कैन एफ, ठीक है, स्कैन या प्रिंट एफ, इस तरह से आप उसको इजीली
याद रख सकते हैं। दीज लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड और इनको याद रखना आसान है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए, असेंबली लैंग्वेज आपकी सेकेंड जनरेशन में लाइक करी मैंने बताया और 1 स्टेप हायर है और सिंबॉलिक लैंग्वेज है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आपकी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र के मज़ीद करीब है और मशीन से उतनी दूर हो गई। ठीक है, तो जबकि असेंबली लैंग्वेज को भी हम लो लेवल कह देते हैं, बेशक इस सेकंड में आ गई जनरेशन, मगर ये फिर भी लो लेवल हार्डवेयर से करीब है और ये हार्डवेयर से दूर है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा, 1 सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन इज रिटर्न फॉर ईच मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। असेंबली लैंग्वेज में इसमें प्रोग्रामिंग करना मुश्किल है, आपको हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए अलग से एक सिंबल याद करना पड़ेगा और तो इसलिए प्रोग्राम करना मुश्किल होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना आसान है और एक स्टेटमेंट जो है, 1 स्टेटमेंट कैन प्रोड्यूस मल्टीपल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। जब जाहिर है, जब आप एक स्टेटमेंट होती है इसमें, फॉर एग्जांपल प्रिंट आप कुछ करना चाह रहे हैं, लिखा आपने प्रिंट, अब प्रिंट के पीछे कुछ मल्टीपल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जो कि पीछे एग्जीक्यूट होती हैं, जबकि असेंबली लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, आपको वो सारी लिखनी पड़ती हैं। असेंबली लैंग्वेज ऑफ 1 कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज्ड ऑन एन अदर कंप्यूटर, ये एक डिफरेंस है। असेंबली लैंग्वेज जब आप फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटेल के प्रोसेसर में रहते हुए अगर प्रोग्रामिंग की असेंबली की, तो वो प्रोग्राम सिर्फ इंटेल के ही प्रोसेसर वाले कंप्यूटर में रन हो सकता है, वो किसी और में रन नहीं हो सकता। इसको लैंग्वेज डिपेंडेंसी भी कहते हैं। अब वो डिपेंडेंट हो गया प्रोग्राम सिर्फ इंटेल वाले, वो मोटोरोला के प्रोसेसर वाली मशीन पर रन नहीं हो सकता। राइट, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब आप वाकिफ हैं, लो लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट है और लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो हार्डवेयर से करीब हैं, प्रोवाइड मोर और मगर ये है कि इसका फ़ायदा भी है, ज़्यादा आपको हार्डवेयर सपोर्ट ज़्यादा प्रोवाइड करती है। हाई लेवल लैंग्वेज दूर हो गई, ठीक है, हार्डवेयर से, यूज़र से बेशक करीब हो गई, यूज़र के लिए आसानी हो गई, मगर हार्डवेयर पर इसकी अप्रोच जो है वो कम है, हार्डवेयर को ये इतना अंडरस्टैंड नहीं करती और कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। आप इसमें कुछ असेंबली चूँकि करीब है हार्डवेयर के, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो असेंबली में आप लिख सकते हैं और वो उनका अच्छा कंट्रोल होता है हार्डवेयर पर। द प्रोग्राम रिटर्न इन लो लेवल या फास्टर, ये जो प्रोग्राम होते हैं लो लेवल में वो फास्टर होते हैं, इवन असेंबली लैंग्वेज का कोड भी फास्टर होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस। हाई लेवल लैंग्वेज में ये फ़ायदा है कि ये मशीन इंडिपेंडेंस, कि आपने किसी भी मशीन पर लिखा हुआ प्रोग्राम किसी दूसरी मशीन पर चल सकता है। मशीन का जब मैं जिक्र करूँ, इट मीन्स कोई मोटोरोला की मशीन है, कोई इंटेल बेस्ड मशीन है, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की बात हो रही है, तो आपका हाई लेवल में लिखा हुआ कहीं पर भी रन हो सकता है, कोई लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी नहीं होती इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। या याद कर लें, ये आपकी कुछ लैंग्वेजेस हैं, सी, जावा, पास्कल, फोर्ट्रान एंड बेसिक। हाँ जी, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 15, डिफाइन सोर्स कोड। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड, इट इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। देखिए, आपने हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी आपने प्रोग्राम लिखा उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं, इसको सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। इसकी बाकायदा एक फाइल क्रिएट होती है। नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्ट कोड, डिफाइन ऑब्जेक्ट कोड। प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। आपका प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में होता है या बाइनरी लैंग्वेज में होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है और कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, प्रोसेसर इसको डायरेक्टली समझ सकता है और इसको एग्जीक्यूट करता है। सोर्स कोड को आपका प्रोसेसर डायरेक्टली नहीं समझता, वो उसके लिए ये कोड अनजान है, तो ये लाजमी इस वाले कोड को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। और कन्वर्ट जो है ये कौन करता है, आपको पता है, ये ट्रांसलेटर करता है, जिसे हम ट्रांसलेटर से मुराद ये कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर, ये ट्रांसलेटर्स होते हैं, तो वो इसको इस में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है इसको कन्वर्ट करने में। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ये मैं बता चुका हूँ, आप इसको रीड कर सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय लैंग्वेज प्रोसेसर, ये अभी जो मैंने बात की है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर,
या ट्रांसलेटर होता है, ये लैंग्वेज प्रोसेसर को इसको कहते हैं। तो ये कन्वर्टर आप इसको कह लें, ट्रांसलेटर कह लें, कई नाम दे सकते हैं। राइट, लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू मशीन लैंग्वेज। ये हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज इट्स ओन ट्रांसलेटर। हर लैंग्वेज के अपने ट्रांसलेटर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है, जावा का अपना ट्रांसलेटर होगा, और हर लैंग्वेज जो आपने देखी है उसका अपना ट्रांसलेटर होता है। लिस्ट एनी 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। 3 टाइप्स कौन सी है इसकी? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और assembler. Next, compiler. A compiler is a program that converts the instruction of high level language into machine language as a whole. Compiler जो है ये ट्रांसलेट करता है, ठीक है। मैं इसकी बात करूँ तो कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल को लो लेवल में, मगर एज अ होल आपने इस वर्ड को इस्तेमाल करना है अपनी डेफिनेशन। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका एक नंबर माइनस हो जाएगा। एज अ होल यानी ये पूरी जो आपकी एक फाइल है ना, सपोज ये आपकी एक फाइल है, इस फाइल में जो चीज़ें भी जो भी लिखा हुआ है, सोर्स कोड ही लिखा होता है ज़ाहिर है, तो इसमें जो भी लिखा हुआ है इस सारी फाइल को ये उठाएगा कंपाइलर और इसको कन्वर्ट कर देगा एक और फाइल में, ठीक है। एज ए होल उठाएगा सारी फाइल को और ये एक और फाइल में कन्वर्ट कर देगा जो सारी आपकी बाइनरी बेस्ड है, सारी उसमें 10 लिखी हुई है, 10, तो इसको हम ऑब्जेक्ट फाइल भी कहते हैं। तो ये एज ए होल इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। द मशीन कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड मेनी टाइम। अब ये जो कोड है ना मशीन कोड, इसको आप बार बार चला सकते हैं, बार बार इसको एग्जीक्यूट कर। जो आप मार्केट से सीडी लाते हैं परचेज, वही सी फॉर्म में होती है, जबकि प्रोग्रामर जो जिसने वो इसको बनाया डेवलप किया उसने इसमें राइट किया और उसने फिर कंपाइलर से उसको कंपाइल करके आपके लिए जो फराहम किया वो ऑब्जेक्ट कोड है। राइट, नेक्स्ट आपका है हाउ डज कंपाइलर वर्क। कंपाइलर कैसे वर्क करता है? कंपाइलर चेक्स ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स, हर स्टेटमेंट सोर्स प्रोग्राम की उठाता है, एंड जनरेट्स मशीन इंस्ट्रक्शंस, और उसकी मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। ये साथ साथ सिंटैक्स एरर्स भी चेक करता है। जब तक सिंटैक्स एरर आप ओके नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, या आपको आगे नहीं जाने देगा, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करने देगा। अ सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है असेंबलर। मैंने आपको असेंबली लैंग्वेज का बताया जो सेकंड जनरेशन पर लाई करती है, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। तो वो आपकी क्या है, निमोनिक्स बेस है, सिंबल्स पर बेस कर रही होती है, और उस लैंग्वेज का भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप असेंबली लैंग्वेज को रन करते हो, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। तो बेसिकली ये ट्रांसलेटर्स हैं सारे, आपका कंपाइलर भी ट्रांसलेटर है, आपका असेंबलर भी ट्रांसलेटर है, ठीक है। मगर कंपाइलर हाई लेवल को कन्वर्ट करता है लो लेवल में, जबकि असेंबलर जो है ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल में, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली सिंबल्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ, उसको रीड कर लें। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क है? देखें दोनों ट्रांसलेटर हैं, ये भी और ये भी, हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्ट करते हैं, मगर कंपाइलर जो है ना ये एज अ होल कन्वर्ट करता है सोर्स फाइल को आपकी लो लेवल में, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, पहली लाइन को, ठीक है। देखिए कंपाइलर जो है ना फाइल बाय फाइल, एक फाइल को पूरा उठाया और उससे दूसरी फाइल में कन्वर्ट कर लिया एज ए होल, ठीक है। इस फाइल में बहुत सारी लाइंस हैं, जबकि इंटरप्रेटर ने सिर्फ ये पहली लाइन उठानी है और फिर इसको कन्वर्ट भी करना है, बाद में एग्जीक्यूट भी करवा देना है प्रोसेसर से, दोनों काम करवाता है। जबकि कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ ये कन्वर्जन करवाता है, इस फाइल की, सारी फाइल की कन्वर्जन कराता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं कराता। कंपाइलर का काम एग्जीक्यूशन करना नहीं है, जबकि इंटरप्रेटर दोनों काम करवाता है, कन्वर्ट भी किया इस लाइन को और प्रोसेसर को सेंड कर दिया एग्जीक्यूशन, फिर दूसरी लाइन को उसने उठाया, फिर उसको प्रोसेसर को सेंड कर दिया। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर होती है, इंटरप्रेशन होती है। कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज एज अ होल, राइट, और जबकि इंटरप्रेटर जो है ये
एक इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है एट ए टाइम। द कंपाइलर जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, जबकि बट कंपाइलर डज नॉट जनरेट एनी ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ जो है इंटरप्रेटर आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, बट इंटरप्रेटर डज नॉट जनरेट एनी ऑब्जेक्ट कोड। आपका जो इंटरप्रेटर है ना, वो इस तरह की फाइल जो है ना वो नहीं बना रहा होता, वो जस्ट एग्जीक्यूट कर देता है लाइन को कन्वर्ट करके फौरन रन टाइम पर, रियल टाइम। व्हाट इज एनसीसी? What is NCC? The American National Standard Institute, NC एक दायरा है जो कि स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज, यानी ये स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है। इसी ने सी लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड एक है वो डिफाइन किया। नेक्स्ट 29, व्हाट डू यू मीन बाय मशीन डिपेंडेंस? मैंने आपको बताया कि मशीन डिपेंडेंस में अगर आपने मशीन इंडिपेंडेंस में हाई लेवल प्रोग्राम जो होते हैं ना आपके, वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, उसमें मशीन इंडिपेंडेंस होती है। क्यों? क्योंकि एक लिखा हुआ प्रोग्राम किसी मशीन पर लिखा हुआ प्रोग्राम किसी दूसरी मशीन पर एग्जीक्यूट हो सकता है, वो कंप्यूटर डिपेंडेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, प्रोग्राम रिटन इन सी कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल या मोटोरोला किसी भी प्रोसेसर पर रन हो सकता है। सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, व्हाट डज इट मीन? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता है सी में, सी जो है ना ये बड़े केस में और छोटे केस में तमीज करता है। तमीज से मुराद फर्क करता है। और सी में, सी लैंग्वेज में आप जो भी कमांड लिखेंगे ना वो लोअर केस में लिखेंगे, ठीक है। मैंने अगर प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट और PRINT और F, ये पूरी स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट F और स्मॉल में लिखा, ठीक है। मैं अगर इसका P कैपिटल कर दूंगा तो इस तरह P अगर कैपिटल कर दूंगा तो वो एरर आ जाएगा, P को वो रिकग्नाइज नहीं करेगा। तो इसलिए ये लेकिन कुछ लैंग्वेजेस होती हैं ऐसी भी जो अलाउ कर देती हैं अपर केस और लोअर केस, वो फर्क नहीं करती, मगर C जो है वो फर्क करती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। और कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये जो मैंने अभी लिखा है, दिस इज अ कीवर्ड। यही मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि हर लैंग्वेज के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स गिने चुने होते हैं, ये 30-35, उन्हीं में रहकर आपने तमाम प्रोग्रामिंग करनी होती है। जैसे मैंने ज़ख़ीर अल्फाज का जिक्र किया ना, ज़ख़ीर अल्फाज में हरूफ तहजी या जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो ये भी एक तरह का अल्फ़ाबेट्स ही हैं जिनमें रहकर आपने सारी प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। Right. 32. What is the use of Turbo C? Turbo C क्या है? Turbo C कंपाइलर है, ठीक है। बेसिकली कंपनी ने जो ब्रांड, ठीक है, उसका नाम ही उन्होंने वो रख दिया Turbo C। तो कंपाइलर का नाम है क्या? Turbo C। इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोरलैंड, और जो है कंपनी जो थी वो है ये बोरलैंड इंटरनेशनल के नाम से कंपनी है। और ये क्या करता है? ये जो है टर्बो सी, ये आपके प्रोग्राम बनाने में आपको हेल्प करता है, एडिट कर सकते हैं आप इसमें, सेव कर सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स अ पावरफुल डिबगर, ये आपको एक ज़बरदस्त डिबगर प्रोवाइड करता है। डिबगर जो आपका एरर्स फाइंड करने में आपको हेल्प कर रही, एक छोटा सा प्रोग्राम इसमें होता है जो आपकी एरर्स फाइंड करने में हेल्प करता है। राइट। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपाइलिंग इन सी? क्या पर्पस है कंपाइलिंग का सी में? देखिए कंपाइलर वही कंपाइलर ही है, आप जानते हैं कंपाइलर क्या होता है, कन्वर्ट करता है आपके सोर्स को ऑब्जेक्ट कोड में। सो प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड, अगर इसमें कोई सिंटैक्स एरर है तो ये आपका कन्वर्ट नहीं हो सकता, कंपाइल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस प्रोसेस ऑफ लिंकिंग? ये जो आपका लिंकिंग है ये क्या, किस चीज का प्रोसेस है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट कोड। अभी आपको आइडिया हो गया कि ऑब्जेक्ट कोड कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट कोड बनता है जब आपका हाई लेवल सोर्स कोड कन्वर्ट हो किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। अब ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ना, ये वाला, ये आपका सोर्स फाइल है, ये आपकी ऑब्जेक्ट फाइल है। अब ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है या ऑब्जेक्ट कोड है, ये फिर बाकायदा लिंक होता है, ठीक है।
ये एक और आपकी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, पहले से बनी हुई फाइल्स होती हैं, उन्हें कहते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। उनके साथ लिंकिंग होती है और फिर फाइनल आपकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जो असल में आपका प्रोसेसर रन करता है। तो जब तक ऑब्जेक्ट फाइल और लिंकिंग पुरानी जो आपकी लाइब्रेरी फाइल्स हैं लिंक नहीं होंगी तब तक एक्जी नहीं बन सकती। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं लिंकिंग। प्रोग्रामर में रेफर टू मैनी फाइल्स, प्रोग्रामर जो है बहुत सारी फाइल्स जो है ना लिंकिंग के लिए। स्टार्ट में आपने वो कोनियो और स्टूडियो का सुना ना, लाइब्रेरी हम फाइल में ऐड करते हैं, तो बेसिकली उन्हीं फाइल्स को ना ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक किया जा रहा होता है। तो लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक विद ऑब्जेक्ट फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन, राइट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिंकर? देखिए मैंने अभी आपको लिंकिंग का बताया, तो असल में ये काम किसका है? ये जो लिंक करने का लिंकर का काम है। इसने कंबाइन करना होता है ऑब्जेक्ट फाइल को किसके साथ? एडिशनल लाइब्रेरी फाइल के साथ कंबाइन करके एक मर्ज करके एक और फाइल बना देनी होती है, एक्जी फाइल बना देनी होती है। इट कंबाइंस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड लाइन सेव्स फाइनल मशीन लैंग्वेज एज एग्जीक्यूटेबल फाइल, वही बात कर रही है। और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .exe होती है। And next, what is an executable file? Executable file is saved with the dot extension on the disk. आपकी देखिए लिंकर जो है ना, लिंकर ने लिंक करने के बाद एक फाइल बनानी होती है और वो कौन सी फाइल बनाता है? ये .exe फाइल, और इसको फिर सेव कर देता है हार्ड ड्राइव पर, डिस्क पर सेव कर देता है, ठीक है। दिस फाइल रन्स ऑन द, और फिर यही फाइल असल में प्रोसेसर या कंप्यूटर रन कर रहा होता है, राइट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41, व्हाट इज राइट द शॉर्टकट टू कंपाइल? कंपाइलर का कंपाइल करने का शॉर्टकट क्या है? आपकी ये की है Alt+F9 से आप इसको कंपाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रन कैसे करते हैं आप सी प्रोग्राम को? आप करते हैं Ctrl F9 से रन करते हैं। What are preprocessor directive? Important question है। Next, what are preprocessor directive? ये एक important question है। देखिए preprocessor directives are commands that give instructions to C preprocessor। आपकी ये जो देते हैं डायरेक्टिव्स, फॉर एग्जांपल ये आपने देखिए हर प्रोग्राम के स्टार्ट में हम ये लिखते हैं हैश इंक्लूड और फिर आप लिखते हैं कोनियो। ये कोनियो तो हो गई ना लाइब्रेरी फाइल, हो गई पहले से आपकी बनी हुई लाइब्रेरी फाइल जिसको आपने इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम के साथ। तो कोनियो बेसिकली क्या है? एक लाइब्रेरी फाइल है जो पहले से बनी हुई फाइल्स होती हैं। तो ये फाइल्स अब आप अपने प्रोग्राम के साथ अटैच करके मर्ज करके एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है, आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल। लेकिन इस फाइल को मर्ज कौन करेगा? ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो इंक्लूड है ना, हम इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कमांड्स होती हैं दैट गिव इंस्ट्रक्शन। देखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर कमांड्स दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू सी प्री प्रोसेसर। अब ये कमांड जाती है इसको, ये जो है ना, ये जो मैंने हैश लिखा ये आपका है सी प्रोसेसर। और सी प्रोसेसर जो है ये भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपके इस इंक्लूड के अंदर जो फाइल लिखी हुई है ना, ठीक है, उनको ये रन करता है और फिर आपकी ये वाली फाइल आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती है। तो बेसिकली ये जो है ना इंक्लूड, हम इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और ये जो है हैश का साइन इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम कॉल्ड प्रीप्रोसेसर। देखें आपके सी कंपाइलर के काफी सारे हिस्से हैं, उन हिस्सों में एक हिस्सा प्रीप्रोसेसर है और वो बाकी हिस्से कौन से हैं? कंपाइलर, लिंकर, लोडर और एडिटर, डिबगर, ये सारे इसके हिस्से हैं। तो उनमें से पहला जो हिस्सा है उसे कहते हैं प्री प्रोसेसर, यानी प्रोसेसिंग से सबसे पहले जो बारी आती है ना वो इसी प्री प्रोसेसर को मिलती है, सबसे पहली बारी। बाद में सब अपने अपने हिस्सा का काम करते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल और इसमें एंड द कीवर्ड इंक्लूड।
तो बेसिकली ये जो कीवर्ड्स हैं आपके, ये डायरेक्टिव्स हैं आपके, इंक्लूड और डिफाइन जो है ये डायरेक्टिव्स हैं। दीज डायरेक्टिव्स आर रिटर्न एट द इन द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम के स्टार्ट में ये लिखे जाते हैं। गिवन एग्जांपल ऑफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, एक आपका है जिस इंक्लूड studio.h, ये इसकी एग्जांपल है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैश साइन, ये भी कर लें। द हैश साइन इंडिकेट्स दैट इट इज इंस्ट्रक्शन फॉर द सी प्रोसेस, ये एक इंस्ट्रक्शन को शो कर रहा होता है, हिदायत को शो कर रहा होता है कि ये हिदायत है सी प्री प्रोसेसर के लिए, और फिर सी प्री प्रोसेसर उस हिदायत को अमल में लाता है। नेम टू टाइप्स ऑफ, दो टाइप्स कौन सी इसकी, एक इंक्लूड है, दूसरा डिफाइन। उसके बाद आया था व्हाट इज द यूज ऑफ इंक्लूड प्री प्रोसेसर, क्या इसका यूज है। आपके इंक्लूड प्री प्रोसेसर जो है बेसिकली डायरेक्टिव है, इन की मदद देता है आपके प्रोग्राम को टू एक्सेस अ लाइब्रेरी, इसके जरिए से आप लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं। ईच लाइब्रेरी कंटेन्स डिफरेंट हेडर, हर लाइब्रेरी में कुछ हेडर फाइल्स होती हैं, पहले से लिखी हुई आपकी फाइल्स लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, तो उनकी डिक्लेरेशन होती है बेसिकली इस हेडर फाइल में। एंड द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम, तो इसका काम जस्ट इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। एक और यहाँ पर जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो है डिफाइन का, ठीक है। डिफाइन क्या करता है, इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट, इसके जरिए से आप कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अक्सर प्रोग्राम में पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक है, पाई की वैल्यू यूज करते हैं, वो पाई क्या कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी 3.1। अब उसे आपने डिफाइन करना है तो डिफाइन के कीवर्ड से करेंगे, मगर उसी सेक्शन में वॉइड मेन से पहले ही जो आपका प्री प्रोसेसर का सेक्शन है वहां करेंगे, और ये लिखकर इसके बाद इट इज नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, इसके आगे एंड पर आप सेमीकोलन नहीं लिखते, हेडर फाइल के या डिफाइन जो है ना इसके बाद एंड पर आप सेमीकोलन नहीं लगाते। इट कैन बी, जबकि प्रोग्राम के अंदर आप लिख सकते हैं। वो नेक्स्ट है आपका, ये आपका वैसे मैंने नहीं देखा कभी ये आया है क्वेश्चन, कांस्टेंट मैक्रो, ये भी इसी से रिलेटेड है। पाई को डिफाइन करने के लिए आप बेसिकली इसको मैक्रो का नाम देते हैं जब इसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हेडर फाइल से रिलेटेड। हेडर फाइल्स क्या है, हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हेडर फाइल्स जो हैं ये आपके बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस की कलेक्शन को कहते हैं, और इसके जरिए से आप बहुत सारे डिफरेंट टास्क जो हैं वो उनको परफॉर्म करते हैं। ईच हेडर फाइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, हर हेडर फाइल जो है वो कुछ पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन जो है इनको परफॉर्म करती है। द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज .h, ये जो मैं लिखता हूँ ना studio.h, तो वो क्या है हेडर फाइल, तो उसके साथ एक्सटेंशन लगाते हैं .h। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन प्रोग्राम, तो इंक्लूड प्री प्रोसेसर के जरिए से हम इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर फाइल, ये बेसिकली हम पढ़ ही चुके हैं, वही चीज़ है, रिपीट हो रही है। हाउ इज हेडर फाइल इंक्लूडेड, आपको पता है कि इसको इंक्लूड करने के लिए हम दो एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं ऐसे, ठीक है, उन्हीं के दरमियान सारा जो है ना ये कोड हम लिखते हैं इसका हैश इंक्लूड का। ऑलराइट, उसके बाद आपका है राइट द नेम ऑफ हेडर फाइल दैट मस्ट बी इंक्लूडेड। देखिए जब तक देखिए अगर आपने अपने प्रोग्राम में इन फंक्शंस को यूज़ करना है तो इसके लिए लाजमी आपको studio.h की हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में। वो आपको पता है इंक्लूड के उसमें प्री प्रोसेसर के साथ इसको इंक्लूड कराते हैं, तो ये लाजमी करानी पड़ेगी, इसके बगैर आप इन दोनों फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टूडियो, ठीक है, ये वही चीज़ है, उसी को एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। What will happen if studio.h फाइल इज मिसिंग, ये कंसेप्चुअल सवाल है, ये एग्जाम में तो नहीं आते मगर फिर भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। तो अगर ये मिस हो जाए तो आप printf और scan इसके फंक्शंस को यूज नहीं, यानी इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेटमेंट कोनियो, देखिए कोनियो को अगर आप मिस कर दें, इसी की वजह से आपको getch का फंक्शन यूज कर सकते हैं, इसी की वजह से आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। और getch आप अगर ना लिख सकें टर्बो सी में
तो आपको आउटपुट व्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शंस हैं सारे, क्लियर स्क्रीन और getCH। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड हेडर फाइल्स। देखिए मैंने आपको बताया था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के जरिए से आप इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये इनेबलर्स हैं, बेसिकली ये इनेबलर है इसका, और ये इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाने में मदद देते हैं, ये डायरेक्टिव्स आपको मदद देते हैं। तो आप इसको रीड कर सकते हैं। यस। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन यूज्ड इन सी प्रोग्राम। मेन फंक्शन जो है ना, एक ऐसी जगह है आपके प्रोग्राम में जहां आप असल में प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है। वॉइड मेन की बात हो रही है। तो वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट, यहीं पर एग्जीक्यूशन जो है ना आपका सी स्टार्ट करता है। When the program is executed, the control enters main। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल इसी फंक्शन में रिटर्न होता है बेसिकली, और इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ईच प्रोग्राम, हर प्रोग्राम का हिस्सा होना जरूरी है। वॉइड मेन के बगैर आपका सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपका है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट सी स्टेटमेंट। क्या होती है सी स्टेटमेंट। देखिए आपके ना वॉइड मेन के अंदर बहुत सारे आप छोटी छोटी स्टेटमेंट्स जो है लिख सकते हैं, और यही स्टेटमेंट से मिलकर आपका कोड बनता है, आपकी सोर्स फाइल बनती है। स्टेटमेंट इन सी इज रिटन, एक क्या इंस्ट्रक्शन है बेसिकली ये कंप्यूटर के लिए। ये सारी स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं, और आप इनके जरिए कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और सारी स्टेटमेंट्स जो है ना आप कहाँ लिखते हैं, ये ब्रेसेस में। वॉइड मेन के बाद ये ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के दरमियान सारा कोड आप लिख रहे होते हैं, और हर स्टेटमेंट को आप एंड करते हैं सेमी कॉलन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय डेलिमिटर्स। ये जो ब्रेसेस का मैंने जिक्र किया है ना, ये वाली, इन्हीं को हम कहते हैं डेलिमिटर, क्योंकि लिमिट है, सारा कोड इनके दरमियान लिमिट हो रहा है। करली ब्रेसेस भी कहते हैं इसको, और ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, these are called delimiters and the statements are collectively known। और इसमें इसको प्रोग्राम की बॉडी भी कहते हैं, प्रोग्राम बॉडी इन्हीं ब्रेसेस के दरमियान। व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं जो सेमीकोलन लगाते हैं ना आप हर स्टेटमेंट के एंड, ये बड़ा जरूरी होता है, हर स्टेटमेंट के एंड पर आप लगाते हैं सेमीकोलन यूज एज टर्मिनेटर। और बस ये इसका हालांकि कोई यस मकसद तो है, स्टेटमेंट को बेसिकली एंड कर रहा है, और कंपाइलर एरर देगा अगर आप ये मिस कर देंगे, नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर इस पर एरर दे देगा। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म बग एंड डिबग। देखिए बग कहते हैं एरर को, डिबग एरर रिमूव करने की प्रोसेस को कहते हैं। तो इसमें डिबगर के जरिए से आप डिबगिंग कर रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स इज कॉल्ड डिबगिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स, कितने टाइप्स के एरर्स हो सकते हैं जी? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। अब आपका सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स एरर ऐसा एरर है जो कि आपके सिंटैक्स से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको सेमीकोलन बताया, आपने सेमीकोलन मिस कर दिया तो वो एरर देगा कंपाइलिंग के दौरान। आपने प्रिंट एफ का पी बड़ा कर दिया तो वो एरर देगा, वो कहेगा भी लोअर केस में होना चाहिए। तो ये सारे सिंटैक्स एरर होते हैं इस तरह से, जो कीवर्ड के स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आपने, वॉइड के मिस्टेक कर दी, प्रिंट एफ के स्पेलिंग मिस्टेक कर, सारे ऑल ऑफ दीज आर सिंटैक्स एरर्स। और इसको डिटेक्ट कौन करेगा? कंपाइलर। आप कंपाइलर खुद से बता देगा। कुछ एरर्स होते हैं आपको नहीं बताता कंपाइलर, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। तो ये अगर ये एरर रह जाए, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए फॉर के स्पेलिंग से गलत लिखती है, तो ये सारे सिंटैक्स एरर्स हैं। लिस्ट 3 कॉजेज ऑफ, मैंने अभी आपको कॉजेज बता दी हैं। पहली कॉज क्या है? मिसिंग टर्मिनेटर अगर आपने मिस कर दिया। सेकेंड कॉज क्या है जी? मिसस्पेल्ड कीवर्ड के मिसस्पेल कर। थर्ड है डेलिमीटर मिस कर दिया आपने, ब्रैकेट स्टार्ट नहीं की या ब्रैकेट स्टार्ट कर दी तो एंड नहीं की, तो ये एरर देगा। दीज आर ऑल सिंटैक्स एरर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट, व्हाट आर लॉजिकल एरर्स। देखिए लॉजिकल एरर्स जो होते हैं ना, ऐसे एरर्स हैं
पुअर लॉजिक, प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक, यानी उसने प्रॉपर उसको परसीव नहीं किया, उसकी लॉजिक ठीक से नहीं लगाई। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, फॉर्मूला मिस्टेक होती है ना, आपने कहीं x + 5 लिखना था, आपने लिख दिया x - 5। अब कंप्यूटर की तो गलती नहीं है, कंपाइलर ने तो उसको कंपाइल कर दिया, लेकिन ये जब आपने आउटपुट आई वहां पर पता लगा जनाब जो आंसर आया 16 ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो 10 आना चाहिए था माइनस होकर। तो ये आपको आउटपुट के दौरान ही पता लगेगा, तो जब ये रन हो जाएगा। तो ये लॉजिकल एरर्स होते हैं, तो इनको बाकायदा प्रोग्राम देखकर काफ़ी मेहनत से इनको डिबग किया जाता है। A statement with logical error may produce unexpected and wrong results. Typing a formula, ठीक है, wrong formula आपने लिखा तो ये। रन टाइम एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आते हैं। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, ठीक है, कंपाइल ठीक से हो गया, और जब एग्जीक्यूट किया प्रोसेसर ने, तो उस टाइम में फॉर एग्जांपल आपने कोई डिवीजन बाय जीरो का ऑपरेशन कर रहे, तो वहाँ वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो ये इलीगल ऑपरेशन होता है, और ये इसे हम कहते हैं रन टाइम एरर। वाई आर द लॉजिकल एरर मोस्ट डिफिकल्ट? देखिए, लॉजिकल एरर्स को डिफिकल्ट ऐसे होते हैं क्योंकि इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, और प्रोग्राम आपका क्रैश नहीं करता, ठीक है। आपके दूसरे जो एरर्स है ना, ये जो होता है रन टाइम एरर, इसमें क्रैश कर जाता है। सिंटैक्स एरर में तो क्रैश नहीं होगा, मगर वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। लेकिन लॉजिकल एरर में आप आगे बढ़ जाते हैं, आपका प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो जाता है, मगर रॉन्ग रिजल्ट आ रहा होता है। राइट, इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सिंटैक्स एरर, आप इसको देख सकते हैं, हम चीज़ ये पढ़ चुके हैं। हाँ जी, ठीक है जी, एंड हो गया हमारा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चैप्टर 9 के एक शॉर्ट क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर हूँगा। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।